नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर क्या हुआ कि एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। ये एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन हॉरर से ज़्यादा ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें न्याय की बात की गई। जी हाँ, बड़ी ही मार्मिक कहानी है। डरावनी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से न्याय कभी कभी इतना इतना नागवार हो जाता है कि इसकी उम्मीद में इंसान जीते जी तो बैठा रहता है, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी ये जो प्रतीक्षा होती है न्याय की, ये खत्म नहीं होती है। जी हाँ, वैसे पहले कि मैं ये कहानी सुनाऊं, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में मैं इसी तरह की कहानियां लेकर के आता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप रात को सुन सकते हैं। क्राइम स्टोरीज लेकर के आता हूं जो कि आप कभी भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट लेकर के आता हूं, बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही फनी, जिसमें हम पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, इंसान के तजुर्बे को लेकर के बात करते हैं, बिजनेस मॉड्यूल को लेकर के बात करते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना एट द एंड। और आपके पास इस तरह की कोई कहानी है तो मुझे भेजिए, मैं नंबर भी लिखूंगा। कोई ऐसा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ ऑन कैमरा शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये एक पॉडकास्ट चैनल है तो यहाँ पर मैं आपको ऑन कैमरा अपने सामने बिठा करके आपसे सवाल जवाब करूंगा, जो कि बहुत मज़ेदार होगा, दैट आई कैन गारंटी। तो ठीक है, बिना ज़्यादा देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रोल। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसका वर्तमान उनके अतीत के साये से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा अतीत जहां एक भयानक अपराध हुआ था और एक आत्मा न्याय की गुहार लगाती हुई उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। ठाणे शहर से कुछ दूर एक शांत और हरे भरे इलाके में शर्मा परिवार का नया घर था। यह एक पुराना विशाल भवन जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था। उसकी ऊंची छतें थी, गहरी खिड़कियां थी और चारों ओर लिपटी हुई बेलें इसे एक रहस्यमयी रूप देती थी। राजेश शर्मा, उनकी पत्नी प्रिया और उनके 2 बच्चे, 16 साल की रिया और 10 साल का आर्यन, नए घर में आकर बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि ये घर उनके लिए बहुत लकी होगा और उनके लिए एक अच्छी शुरुआत होगी, एक ऐसी जगह जहां वो शहर की भाग दौड़ से दूर और शांत रह सके। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। बच्चों ने अपने नए कमरों का भरपूर आनंद लिया। रिया ने खिड़की के पास बैठकर अपनी किताबें पढ़ी और आर्यन अपने खिलौने के साथ खेलता रहता था। रिया ने उस घर को सजाने में अपना समय बिताया। हर कोने को उसने अपना एक पर्सनल टच दिया और बहुत लाइवली कर दिया, बहुत जीवंत कर दिया। राजेश अपने काम से व्यस्त थे, लेकिन शाम को परिवार एक साथ समय बिताता। हंसी मजाक और कहानियों से घर गूंज उठता था। लेकिन जल्दी ही घर में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। सबसे पहले आर्यन ने शिकायत की कि उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि जैसे कोई उसके कान के पास आकर के कुछ कह रहा हो। कभी किसी के चलने की धीमी और सीटती हुई आवाज, जैसे कोई भारी जंजीर घसीट रहा हो। रिया ने सोचा कि बस बच्चों का डर है या फिर एक नए घर की आदत डालने में उन्हें समय लगेगा। उसने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन दिल में थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन फिर रिया ने कुछ ऐसा ही अनुभव किया। लेकिन उसने बताया कि उसे कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है, भले ही कमरा खाली हो। एक बार तो उसे अपने बिस्तर के कोने पर किसी के बैठने का एहसास हुआ और जब उसने आंखें खोली तो एक हल्की सी काली छाया दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। एक रात प्रिया को अपनी रसोई में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी जोरदार थी कि वह नींद से जाग गई। वह नीचे गई तो देखा कि एक पुरानी कटोरी
जो बहुत पहले से इस्तेमाल नहीं हुई थी और एक बंद अलमारी में रखी थी, जमीन पर टूटकर बिखरी पड़ी है। उसके टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उसे जोर से फेंका हो। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वो कटोरी तो प्रिया ने खुद ही अलमारी में संभाल कर रखी थी। राजेश, जो शुरू से इन बातों को मजाक लेते थे, अब थोड़ा चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद घर में कोई चूहा या फिर कोई जानवर आ गया है, लेकिन किसी भी तलाशी में कुछ नहीं मिला। उन्होंने घर के हर कोने की जांच की, जाल लगवाए, लेकिन अजीब घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती गई। धीरे धीरे ये अजीब घटनाएं और भी डरावनी होती गई। रात में अक्सर लाइटें अपने आप ही जल बुझ जाती थी। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि जब दरवाजे बंद होते थे तो अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आता था, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उन्हें अक्सर एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती थी, कराह में बदल जाती थी, जैसे कुछ दर्द हो रहा हो। यह आवाज घर के सबसे पुराने हिस्से यानी बंद पड़े लाइब्रेरी से आती थी, और उस लाइब्रेरी में उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस होती थी। एक रात आर्यन बुरी तरह डरकर अपनी मां के पास आया। उसके चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखों में डर भरा था। उसने बताया कि उसने अभी अभी एक कमरे में धुंधली आकृति सी देखी है। वो एक महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरा उदास था। ऐसा लग रहा था उसके चेहरे को देख करके जैसे वो पीड़ा से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ। वो बस खड़ी थी और उसे घूर रही थी, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। आर्यन को लगा जैसे उसकी आत्मा मदद मांग रही। प्रिया और राजेश ने उसको सांत्वना दी, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है और ये कोई साधारण घटना नहीं थी। अगले दिन राजेश ने एक स्थानीय पंडित जी से बात की और फैसला किया उनको बुलाने का। ये पंडित जी अपने अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। ये आए, इन्होंने घर का मुआयना किया। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ, एक नेगेटिव एंटिटी का एहसास। उन्होंने कुछ पूजा पाठ भी किया, मंत्र पढ़े और हवन किया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी ने कहा कि उन्हें घर में एक बहुत ही परेशान आत्मा की उपस्थिति महसूस हो रही है, लेकिन वो आत्मा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहती थी, कोई अधूरी कहानी। पंडित जी ने चेतावनी दी कि यदि उस आत्मा को शांति नहीं मिली तो घर में रहने वाले लोगों का जीवन भी अशांत हो सकता है। प्रिया को अब नींद नहीं आती थी। उसे हर समय बेचैनी, परेशानी महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा हो। उसे अक्सर सपने आते थे जहां एक महिला उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसके होंठ कुछ गुदगुदा रहे थे, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक दिन जब लाइब्रेरी के बंद कमरे के सामने से गुजर रही थी प्रिया, तो दरवाजा अपने आप खुल गया, वो भी एक चीखने की आवाज के साथ। अंदर धूल और जाले थे और बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, यानी कि टेबल। टेबल पर एक पुराना पीला पड़ चुका रजिस्टर पड़ा था, जिस पर खून के सूखे हुए निशान थे। प्रिया ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। उस रजिस्टर में एक डायरी थी। ये डायरी 30 साल पहले की थी, 30 इयर्स।
जैसे जैसे प्रिया पढ़ती गई उसके रोंगटे खड़े होते गए। ये डायरी इस घर की पिछली मालकिन की थी, जिसका नाम था नलिनी। नलिनी ने अपनी इस डायरी में अपने दुख और एक भयानक घटना का जिक्र किया था। नलिनी ने लिखा था कि कैसे उसके पति एक अमीर व्यापारी थे, उन्होंने उसे धोखा दिया था। उसके पति का एक दोस्त था जिसने नलिनी को बताया कि उसका पति पैसों के लिए गलत काम कर रहा था, अवैध व्यापार और धोखाधड़ी। नलिनी ने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन वह इनकार करता रहा। उसने धमकाया और शांत रहने को। एक रात उसे अपनी पति और उसके दोस्तों को लाइब्रेरी में बात करते हुए सुना। वो एक बड़े घोटाले में शामिल थे और किसी को मारने की योजना बना रहे थे जो कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने वाला था। नलिनी ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने गलती से आवाज कर दी थी और वो पकड़ी गई। उसके पति और उसके दोस्त ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला। उन्होंने उसकी लाश को घर के एक गुप्त रास्ते में ले जा करके दफना दिया था और पुलिस को बताया कि वो कहीं भाग गई है, किसी अपने प्रेमी के साथ। इस कहानी के अनुसार सबूत भी खड़े कर दिए ताकि पुलिस उन पर शक न करे। ये कहानी पढ़ते ही प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया था कि आत्मा और किसी की नहीं, नलिनी की है और वो न्याय मांग रही थी। उसने राजेश को डायरी दिखाई। राजेश भी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस घर में वो रह रहे हैं वहां इतनी भयानक घटना हुई थी, इतना भयानक अपराध हुआ था। उसी रात नलिनी की आत्मा एक बार फिर आर्यन के कमरे में प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो धुंधली नहीं थी, वो स्पष्ट रूप से दिख रही थी और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीरे धीरे आर्यन का हाथ पकड़ा और उस लाइब्रेरी की तरफ खींचने लगी। आर्यन तो बच्चा था, थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसे लगा कि उसे उस आत्मा के साथ जाना चाहिए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही। वो अपने माता पिता के कमरे में गया और उन्हें जगाया। राजेश और प्रिया भी आर्यन के साथ लाइब्रेरी में आ गए। जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। ये जो गंध थी, ये थोड़ा सा और तेज हो गई। नलिनी की आत्मा अब उनके सामने थी। उसके आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में सुनाई दी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उसने अपने हाथों से एक विशेष स्पेशल जगह की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। अलमारी से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राजेश ने अलमारी को हटाकर देखा तो पीछे की दीवारों में कुछ ईंटें अलग थी, जैसे उन्हें पुराने कंस्ट्रक्शन के कुछ सालों के बाद बनाया हो। राजेश ने ईंटों को हटाना शुरू कर दिया। ईंटों के पीछे एक छोटा सा गुप्त रास्ता था। अंदर उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक में नलिनी के कुछ कपड़े, कुछ गहने और सबसे महत्वपूर्ण एक और डायरी मिली। ये डायरी पिछली वाले से भी ज्यादा विस्तृत थी, ज्यादा डिटेल में थी। इसमें नलिनी ने अपने पति और उसके दोस्त के सारे काले कारनामों का ब्यौरा लिखा था, उनके नाम, तारीखें और सबूत, यहां तक कि उस जगह का नक्शा जहां उसकी लाश दफनाई थी। उस डायरी में एक और बात लिखी थी। नलिनी ने लिखा था, अगर कभी कोई उसकी डायरी को खोज पाएगा तो वो उसे अपने अंतिम स्थान पर ले जाएगा, जहां उसके अवशेष दफन हैं। और उसने ये भी लिखा था कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं हो पाएगी और हमेशा इस घर में रहेगी, और जो भी इस घर में उसके साथ रहेगा
उसे कभी शांति नहीं मिली। राजेश और प्रिया ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने उन्हें दोनों डायरियां और गुप्त रास्ता दिखाया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। नलिनी की डायरी में लिखे सबूतों के आधार पर पुलिस ने नलिनी के पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, जो अभी तक जीवित थे और शहर के सम्मानित नागरिक बन चुके थे। अपनी धन दौलत और रुतबे का दिखावा करते थे। वर्षों के बाद सच्चाई सामने आई। जब पुलिस नलिनी के अवशेष को खोजने के लिए बताए हुए स्थान पर पहुंची तो राजेश और प्रिया भी उनके साथ थे। वो स्थान घर के पीछे एक पुराने कुएं के पास था, जहां एक सूखा हुआ पेड़ था। जैसे ही नलिनी के अवशेष मिले और उन्हें सम्मान पूर्वक निकाला गया, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घर में एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा अंतिम विदाई दे रही, और उन्हें लगा जैसे नलिनी की आत्मा उन्हें धन्यवाद कह रही। उसके चेहरे पर अब शांति और मुक्ति का भाव था। शर्मा परिवार की घर पहले जैसा डरावना नहीं था। नलिनी की आत्मा को न्याय मिल चुका था और वो शांति से चली गई थी। घर में अब कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी, कोई लाइट्स अपने आप जल बुझ नहीं जाती थी और सड़ी हुई वो गंध भी नहीं थी। शर्मा परिवार अब उस घर में खुशी से रहने लगा, ये जानते हुए कि उन्होंने एक भटकती हुई आत्मा को न्याय दिलाने में मदद की थी। अब घर में केवल सकारात्मक ऊर्जा बची थी। ये कहानी इस बात की गवाह देती है कि अतीत कभी मरता नहीं है। कभी कभी वो वापस आता है, न्याय की पुकार लेकर, और तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसे वो मिल ना जाए जिसकी वो हकदार है। और कभी कभी इस दुनिया में न्याय दिलाने के लिए हमें अलौकिक शक्तियों की मदद लेनी पड़ती है, जो हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराती है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा अपनी राह ढूंढ लेते हैं, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे, और बुराई का अंत एक दिन होता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। किस तरह से आपने इस कहानी में देखा कि अंत में बुराई हार ही जाती है और जो अच्छाई होती है वो हमेशा जीतती है। यही नहीं, हमारे हिंदू ग्रंथों में, हमारे बहुत सारे किस्से कहानियों में हमने सुना है कि बुराई का अंत निश्चित है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, अच्छाई का साथ दीजिए, अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान हैं आप तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। चलिए एम करते हैं 500 लाइक्स का। फटाफट इसे 500 कर दीजिए, और मेरे सब्सक्राइबर हैं इसको भी आप फटाफट भर दीजिए। हर हफ्ते में 2 स्टोरियां डालता हूँ, एक क्राइम और एक हॉरर। मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा डालने की, लेकिन मुझे अपने जो मेन एक्टिंग है उस पर भी फोकस करना है। सो मैं कोशिश करूंगा फिर भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स होने चाहिए दबा के। चलिए आपसे मिलते हैं जल्दी अगली कहानी या पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।